अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग जे 8 एडिशन जे अपडेट वारे प्रोग्राम सां गॾु KTN न्यूज़ ते हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार आहियां जो मेज़बान मुजाहिद सोलंकी। असांजे प्रोग्राम में जेकी शख़्सियत असां सां गॾु रही आहे थ्रू आउट हिन पाकिस्तान सुपर लीग जे 8 एडिशन जे हवाले सां अपडेट करण वारे में उहो सुलेमान साहब आहे। उहो अॼु बि असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहे। उन सां गॾु गॾु असां सां असांजी कोशिशि हूंदी टेलीफोन लाइन ते असां ज़ुबैर नज़ीर साहब सां गॾु रियाज़ुद्दीन साहब खे बि वठूं, उनजो बि तज़ियो शामिल कयूं। पर सभ खां पहिरियों प्रोग्राम जी शुरुआत कयूं था सुलेमान खान साहब सां। सर अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच अगेन, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपका भी शुक्रिया, KTN का भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, बड़ी मेहरबानी। सर ये क्या हो रहा है, इतने बड़े रन्स हो रहे हैं, पहले तो इतने रन्स नहीं हो रहे थे, हम रो रहे थे कि भाई PSL में रन्स होने चाहिए, अब तो रन्स हो भी रहे हैं और वो चेस हो रहे हैं। जैसे कल उसने मुल्तान सुल्तान ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की पेशावर के खिलाफ, 244 रन्स का टारगेट उन्होंने चेस कर लिया 19.1 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पे। उससे पहले भी हमने देखा कि बहुत बड़ा मार्जिन था, 141 रन चेस कर गई टीम। ये जो पहले कम रन्स हो रहे थे, अभी ज़्यादा रन हो रहे हैं, लेकिन वो भी चेस हो रहे हैं, तो क्रेडिट किसको देंगे, बैटिंग को देंगे या पिचेस को देंगे? क्रेडिट हम पिंडी को देंगे। पिंडी को देंगे, पिंडी की विकेट को देंगे। हाँ, पिंडी की विकेट को हम देंगे। नहीं तो ओवरऑल जितनी विकेटें बनी हैं, अगर हम कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, मुल्तान की बात करें, तो उसमें थोड़ा सा वेदर का हमें असर नज़र आया। लेकिन अब अगर कंपेयर करें हम कराची से पिंडी को, तो वहाँ पे वेदर थोड़ा ठंडा है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन उसका भी असर कहीं नज़र नहीं आ रहा। कराची की पिच पर तो ना बॉल रुक कर आ रहा है, हाँ, स्पिन भी मिल रहा है, बाउंस भी मिल रहा है, सारी चीज़ें आपको वैरायटी मिल रही है। हाँ, यहाँ पर पिच के बिहेवियर में कोई फ़र्क नहीं है। बॉलर चाह भी रहा है तो भी बॉल शायद 15 बॉलों में से एक बॉल में से आपको थोड़ा सा स्विंग नज़र आ जाता है हल्का, वो भी जब बैट्समैन जिसके पास बॉल बीट हो जाता है और कीपर के ग्लव्स में बॉल आता है, तब वहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट आती है। हाँ। ये मूवमेंट जब बैट के साथ इसका जब कनेक्शन का वक्त हो, कनेक्ट होने का वक्त हो, तब होनी चाहिए। तो वेदर भी सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ। बाकी ये कि जो बैटर्स हैं वो खुश है, उनकी वाह है ठीक है, रन बना रहे हैं। हाँ, तो वो जाहिर है वो क्रेडिट उनका फ़ायदा हो रहा है, तो वो जो है जिन्होंने विकेट बनाई तो वो हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं। नहीं, लेकिन एक चीज़ देखें, टू बी ऑनेस्ट, मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ कि जब आप ऐसी विकेट बनाते हैं जहाँ पे सिर्फ बैटिंग पैराडाइज हो, बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को भी सपोर्ट ना मिल रही हो, स्पिनर्स को भी सपोर्ट ना मिल रही हो, तो ऐसी विकेट का क्या फ़ायदा? आप थोड़ी सी सपोर्टिंग विकेट बनाएं स्पिनर्स को। यहाँ पे जैसे तबरेज़ शमसी को विकेट सपोर्ट कर रही थी स्पिन में दिन के हिसाब से, दूसरे स्पिनर ने जैसे शादाब खान को भी विकेटें मिली, शोएब मलिक को विकेटें मिली, लेकिन वहाँ पे तो कोई सपोर्टिंग विकेट का किरदार नज़र नहीं आ रहा। हाँ, विकेट ने तो सपोर्ट नहीं किया। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस काम आता है। एक्सपीरियंस ये कि जो बैटर है उसका वीक पॉइंट क्या है। जैसे पोलार्ड का आउट किया गया, शॉर्ट पिच किया है, वो उसने विकेट दी, ठीक है। और बाकी उसके अलावा जो आफरीदी ने भी विकेट ली है, उसमें भी शॉर्ट पिच का जो देखें तो उसका भी हमें झलक नज़र आई है। तो सिर्फ शॉर्ट पिच वाहिद इस पिच पर ऐसा हरबा था, स्लो डिलीवरी के, जिससे बैटर जो है उसको परेशानी थोड़ी सी लायक हो रही थी। अदर इसके अलावा बैटर को कोई जहाँ का बॉल था, जिस तरह बैटर खेलना चाह रहा था, सुकून के साथ, तसल्ली के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ, एक होर के यार नहीं, वो जो यानी बॉल आने से पहले ही जो बैटर है वो अपनी पोजीशन बना लेता है ना। इसकी मिसाल कल हम देख रहे हैं, रेली रोसोव ने जो खेला है ना, जहाँ उसको बॉल मिला है अकॉर्डिंग टू द बॉल खेला है, कोई राइट लेफ्ट उसने नहीं किया। और उसने जो है पोलार्ड के साथ जो बैटिंग की है वो देखने वाली थी। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए कि शॉर्ट पिचेस पे ज़्यादातर आउट हो रहे हैं, तो आप नहीं समझते हैं कि बैट्समैन पहले से एक माइंड बनाया होता है कि मुझे ओवर द विकेट यानी ओवर पिच बॉल मिलेगा, ऑफ साइड पे मिलेगा, तो मैंने शॉट्स कलेक्शन करिए, वो माइंड से ऑलरेडी बना के खेलने की कोशिश करता है। अचानक से आपको बाउंसर मिल जाता है तो फिर आपकी टाइमिंग मिस हो जाती है, ये सबब बन सकता है। देखिए, बैटर को तो हर टाइम रेडी रहना चाहिए। बॉल कैसे भी किसी के वक्त भी आ सकता है, उसकी नज़र बॉल पर होनी चाहिए। लेकिन अगर पोलार्ड को देखें तो पोलार्ड फास्ट पे ज़रा वीक नज़र आ रहा था। हाँ। एक तो एज भी हो गई है, दूसरा उसकी जो बॉडी का जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा मसला हो रहा था। इसके बनिस्बत रेली रोसोव को देखे उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा, वो टाइम कर रहा है, जैसे ही बॉल बैट के साथ लगता है तो बॉल जो है बाउंड्री के बाहर। अच्छा, टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का जो फैसला था वो तो हमें बिल्कुल सही साबित होते हुए नज़र आया था। 243 रन बनाए उन्होंने, इतने 6 आउट हुए 20 ओवर में, जिसमें शानदार परफॉर्मेंस अगेन साइम अयूब की नज़र आ रही है। 58 रन किए 33 बॉलों पे, 5 चौके 4 छक्के थे। फिर बाबर आजम भी इनफॉर्म नज़र आ रहे हैं, उन्होंने 73 रन किए, 39 बॉलों पे 9 चौके और 2 छक्के थे। मोहम्मद हारिस ने 35 रन किए, टॉम कोयलर, केट मोर ने भी 38 रन खेले। तो ओवरऑल टॉप आर्डर बैट्समैन जो है जितने भी हैं पेशावर ज़ल्मी के, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इतना टारगेट देने के बाद उनका मैच से
शिकस्त खाना, आप समझते हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो गए या थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए? ओवर कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। जो बाकी जो बॉलिंग थी उसको जो और जितना बेहतर किया जा सकता था वो शायद नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन अब्बास आफरीदी ने 4 आउट की उनकी तरफ। ज़्यादा रन की वजह से आपने देखा कि मोहम्मद रिजवान गलत शॉट खेलने पे मजबूर हुआ, विकेट दे दी। सही। ठीक है, इसी तरह शान मसूद को भी रन्स का अंबार था, निकल के खेलना पड़ा। उसको पता है कि मैं रहूँगा, तो ये प्रेशर आया, लेकिन इस प्रेशर से कितनी खूबसूरती से निकले इसका जो आपको मुल्तान सुल्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल थ्रू आउट टूर्नामेंट में जिस तरह से लास्ट टाइम भी इन्होंने पीएसएल खेला था या पहले जब पीएसएल में आए थे, लेकिन जिसमें शाहनवाज दानी बेस्ट बॉलर रहे थे, तो इन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली थी। तो वही सिलसिला हमें नज़र आ रहा है मुल्तान सुल्तान की तरफ से, बैटिंग के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से। लेकिन कल का मैच जो है वो नो डाउट आउटस्टैंडिंग था। एक तो रिकॉर्ड साज इनिंग पीएसएल की सबसे बड़ा टोटल उन्होंने चेस किया। इससे पहले 241 रन का टारगेट था, हम उसको कह रहे थे बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने उसको भी तोड़ के ये टारगेट बना लिया। बॉलिंग की बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की, तो इतनी एक्स्ट्राऑर्डनरी बॉलिंग नज़र नहीं आई पेशावर के अगेंस्ट, सिवाय अब्बास आफरीदी ने 4 आउट किए, 39 रन देखे, लेकिन कॉस्टली पड़े अनवर अली। 66 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में, तो सबसे ज़्यादा मार उनको पड़ी है। तो अनवर अली की जो बॉलिंग है, आप नहीं समझते कि जिस तरह की फ़िज़िकल फिटनेस उसकी कुछ साल पहले थी, अब वो उस लेवल की मैार की फिटनेस उसके पास नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, तेज़ नहीं है, लाइन और लेंथ उसकी नहीं है। एग्री करते हैं? हम कह सकते हैं कि उसमें जान नहीं है, हाँ, वो फिजिकल फिट नहीं है जिस तरह उसको उसकी फिटनेस होनी चाहिए। यानी उसमें स्पीड नहीं है, मूवमेंट नहीं है, एजिलिटी नहीं है। लेकिन आपको क्रेडिट जो है मुल्तान सुल्तान के फील्डर्स को देना होगा, खास तौर पे पोलार्ड को, जो उसने जो कैचेस पकड़े, अगर वो कैचेस ड्रॉप हो जाते और ये 16 से 20 रन का और फर्क आता तो मुल्तान सुल्तान को फिर यकीनी शिकस्त का सामना करना पड़ता। कैरन पोलार्ड को आप एक तरफ से कह रहे हैं उसकी फिटनेस उस लेवल की नहीं है, लेकिन फील्डिंग में हाइट की एक्सपीरियंस तो है ना, एक्सपीरियंस तो आप नहीं ले सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है ना। ऐसे तक हम पिछले मैचेस में देखें, पोलार्ड ने स्ट्रेट कैच भी ड्रॉप किए, तो कैचेस फील्डर से ही ड्रॉप होते हैं। ऐसा नहीं कोई शौक से, किसी को शौक होता है कैच छोड़ने का, ये खेल का हिस्सा है। लेकिन आपको चाहिए कि आप अपना 100% देखने वालों को मजा है कि यार नहीं, इस बंदे ने कोशिश की है। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, ज़ाहिर बात है। अगर आप अच्छे कैचेस लेते हैं तो टीम, अपोजिट टीम जो है वो अंडर प्रेशर आ जाती है। फिर जिस तरह से मैंने कहा 244 रन का टारगेट किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो इस कंडीशन में जब आपने स्कोर बोर्ड पे देखा कि 244 रन का टारगेट इनको मिला है, तो आपको कहीं लगा था कि ये चेसएबल हो जाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगा था कि हो जाएगा। लेकिन जब उसकी दोनों की जब 50 हो गई दोनों की, एक ने 17 बॉलों पर और एक ने तकरीबन 22 बॉलों पर जब 50 किए, तो फिर ये ऐसा लगा कि अगर ये कुछ देर और खड़े रहें तो ये फिर जो है मुखालिफ जो हरीफ टीम है उसके लिए जो है ना तबाही का सामान तैयार करेंगे। तो पेशावर ज़ल्मी फिर बिखरी नज़र आई, फील्डिंग में भी बिखरी नजर आई, क्योंकि रन ज़्यादा बन रहे थे, तो वो डबल माइंडेड हो गया। अब करें क्या? कप्तान की समझ में बात चीज़ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इस हवाले से आप बाबर आजम की क़यादत को कितना कसूरवार समझते हैं? मैं इस पर हैरान हूँ कि कह रहे बाबर आजम की तबीयत ख़राब है। अगर तबीयत ख़राब थी, हाँ, ज़ाहिर डॉक्टर चेक करता है, फिजिकली भी चेक करता है कि भाई अगर आपको मामूली सा जुकाम भी हो, बुखार भी हो, तो भी 10 दिन चाहिए रिकवरी के लिए। सही कह रहे हैं, है ना। लेकिन आप समझने का आपने 230 या 235 रन का टारगेट दे दिया और फतह भी करीब हो गई है, और आप कह रहे हैं आप बाहर बैठ के एंजॉय करें, है ना। तो अगर इस तरह है तो फिर तो ये बाबर आजम के लिए भी और पेशावर ज़ल्मी के लिए भी खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी, लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी रायल रोसिफ की, करनी पड़ेगी बिल्कुल, नो डाउट। जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है, 121 रन की इनिंग खेली उन्होंने, 51 बॉलों पे 12 चौके 8 छक्के शामिल थे। तो ये 23 सेंचुरी भी है पीएसएल की, और दूसरा प्लेयर है जिसने पीएसएल में 200 किए हैं। पहले भी 100 किया था, ये भी 100 किया, जैसे रॉय ने भी 200 किए हैं। तो जो हमारे आउट ऑफ कंट्रीज़ के जो प्लेयर है, फॉरेनर प्लेयर्स हैं, उनकी बैटिंग में परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग नज़र आ रही है। एग्री करते हैं इससे? देखिए, वो ये बता रहे हैं कि भाई जिधर का बॉल है और उसको उसी हिसाब से खेला जाए तो फतह के करीब आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि रन्स के उसूल के लिए आप गैर ज़रूरी शॉट्स खेलें। सही है, कैरन पोलार्ड जो उनका साथ दिया। अब ऐसा नहीं कि रैली रोसिफ ने स्वीप नहीं खेला। जब मुकम्मल फिट होगा उसके बाद जहाँ उसका बैट था वहाँ उसका बॉल गया। और पोलार्ड का तो एक ऐसा ज़बरदस्त 6 था कि सर की हाइट तक उसकी हाइट थी बॉल की, और
गोली की रफ्तार से ज़्यादा वो तेज जानदार शॉट था। सर केरन पोलार्ड की जो अपनी पहचान है वो तो आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक प्लेयर रहे हैं। जब वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलते थे तब भी, क्रिस गेल जब खेल रहा था तब ये भी खेल रहा था, तो हमें पता था कि ये जितनी देर भी खड़े रहेंगे कम बॉलों पे सबसे ज़्यादा रन करने की सलाहियत इनमें है। तो वही केरन पोलार्ड ने करके दिखाया। 25 बॉलों पे 3 चौके और 5 छक्के उसमें शामिल थे और 52 रन की इनिंग खेली। तो रायले रोसिफ को तो हम क्रेडिट दे रहे हैं, उतना ही क्रेडिट आप समझते हैं केरन पोलार्ड को भी देना चाहिए? इतना देना पड़ेगा क्योंकि काली आंधी आती है और अपना काम कर जाती है ना। सही है। तो इसकी सपोर्ट थी, उससे उसको रायले रोसिफ को हेल्प मिला, दोनों का कॉम्बिनेशन बना और दोनों ने अच्छा स्कोर किया। ठीक है, लेकिन बॉलिंग फिर वही बात आती है, जिस तरह से मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उस हिसाब से जुबैर नज़ीर साहब है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर नज़ीर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच अगेन, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी। सर क्या कहेंगे, इतना बड़ा टोटल बन रहा है, पहले तो रन्स नहीं बन रहे थे, कह रहे थे कि भाई रन्स नहीं बन रहे, अब रन्स बन रहे हैं और रन्स चेज भी हो रहे हैं। 244 रन का टारगेट हासिल करना मुल्तान सुल्तान का, क्या कहेंगे ओवरऑल? इस विकेट पे पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीत के 243 रन बनाए, तो आपको लगता था कि ये स्कोर चेस हो जाएगा? क्या कहेंगे ओवरऑल मैच में मुल्तान सुल्तान की इस परफॉर्मेंस पे? मुझे सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे ऑप्शन दी कि अपनी राय का इज़हार कर सकूं। मैं दूसरी बात, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो आपको याद होगा गुज़श्ता रोज मैंने कहा था कि ये मैच जो है बहुत बेहतरीन मैच होगा, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो मैच खेला जाएगा। मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि ये मैच दिलचस्प होगा, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा स्कोर कर लेगा पेशावर। पहले 242 रन 6 विकेटों में बनाने में कामयाब हो जाएगा, और उसके बाद जो आपने देखा कि मुल्तान ने चेस करते हुए जो है 19.1 ओवर में अपने टारगेट को अचीव किया, 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तो मैं अगेन एक बार फिर कहूंगा कि इसका सारा जो मलबा जो है गिरेगा तो पिंडी की विकेट के ऊपर गिरेगा, जिस विकेट के ऊपर जो है इतने रन बन जाए, वो विकेट किस तरह से मुनासिब करार दी जा सकती है। लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि विकेट को जो है बैटर्स का जो है खबर के लिए जन्नत बना दी जाए और बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान का वो साबित हो गया, कब्रिस्तान की तरह से बॉलर्स को कोई किस्म की हेल्प ना मिल सके। तो एनीवे बहरहाल लोगों ने एंजॉय भी किया मैच को, बहुत अच्छा दिलचस्प मैच था, क्रूशियल मैच था, और प्ले ऑफ के लिए फाइट थी, जिसमें जो है मैं समझता हूँ कि मुल्तान ने बेहतरीन अंदाज में कामयाबी हासिल की। दोनों जानिब से अच्छी बैटिंग की गई, लेकिन बैटर्स के साथ साथ जो है अगर उन्होंने अच्छी बैटिंग की तो उसके साथ साथ जो है बॉलर्स की जिस तरह से धुनाई हुई और पिटाई हुई वो काबिले अफसोस है। बॉलर्स ठीक है पिटते हैं T20 के मुकाबलों में, लेकिन इस तरह से जो पिटाई की गई तो उसका सारा खमियाजा जो है ना मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर्स के सर जाता है, और उनको यह इस तरह की जो विकेट बनानी नहीं चाहिए थी। मैं एक बार फिर कहूंगा कि एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि बैटर्स जो है विकेटों पर जो है रन लूटते रहे और बॉलर्स पिटते रहे। जी सर, बिल्कुल सही कहा। सुलेमान साहब ने भी यही बात की कि क्रेडिट गोज टू पिंडी विकेट, क्योंकि पिंडी की विकेट पे जिस तरह से टेस्ट मैच में आपने देखा इंग्लैंड में 500 रन भी कर लिए थे एक दिन में, वो भी एक रिकॉर्ड बना था, और यहाँ भी हम देख रहे हैं 450 480 रन बन रहे हैं। पिछले मैच में भी सिर्फ 4 विकेटें गिरी थी और 483 रन बन गए थे। तो जिस तरह से आपने विकेटों का कंपेयर किया तो ओवरऑल कराची की विकेट को भी आपने देखा, मुल्तान को भी देखा, लाहौर को भी देखा और आप पिंडी को भी देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा विकेट सपोर्टिंग कहाँ नजर आई? हमें तो कराची की विकेट सपोर्टिंग नजर आई, जहाँ पे तबरेज़ शमसी और शोएब मलिक को भी सपोर्ट होते हुए नजर आई। तो सब विकेटों पे अगर नजर डालें तो कौन सी विकेट आपको सपोर्टिंग नजर आई? देखिए, कराची की ज़्यादा विकेट हो तो मैंने खुद करीब से देखी थी और मैचेस सारे कवर करता रहा मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि कराची की विकेट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई गई थी, और कराची की विकेट के ऊपर जो है ऐसा किया गया था कि वो इस सपोर्टिंग विकेट थी। आपने देखा कि उसमें बॉलर्स को भी हेल्प मिली है और बैटर्स को भी हेल्प मिली है। ये अलग बात है कि तमाशाई स्टेडियम में मौजूद नहीं थे अच्छे मैचेस को देखने के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल कराची की विकेट जो है ना तीनों मकामात के ऊपर जो अगर हम कंपेयर करें तो कराची की विकेट को जो है मैं बेहतर समझता हूँ। अच्छा सर, एक फास्ट बॉलर के हवाले से बात की, स्पिनर्स के हवाले से बात की, ऐसी कंडीशन में ज़ाहिर बात है हमारी नेशनल टीम भी आ जाती है, कहीं कहीं ऐसा विकेट मिल जाता है उनको, लेकिन जो बॉलर्स का किरदार होता है इस टाइप की क्रिकेट में वो क्या होना चाहिए? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितना आप यॉर्कर टाइप की बॉलिंग करेंगे तेज़ी से, आप साइड पे आप विकेट करेंगे तो उस पर रन्स कम बनने के चांस है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा बॉलर्स की कोई भी लाइन लेंथ नहीं थी। अगर आप साइड पे जा रहे थे तो वहाँ भी पिट रहे थे, फ्रंट फुट पे खिला रहे थे सीधा तब भी पिट रहे थे, लेग साइड पे बॉल कर रहे थे, तो यकसुरी से बॉलिंग करते हुए भी हमें बॉलर नज़र नहीं आए, उनकी जो बॉलिंग की जो लाइन लेंथ है वो उस मैयार की नज़र नहीं आई। आप एग्री करते हैं इसको?
नहीं मुजाहिद लाइन लेंथ को क्या करेगा बॉलर, जो विकेट के अंदर जानी ना होगा। आप तो क्रिकेटर रहे हैं, आप जानते हैं इस चीज को। जब गेंद ही नहीं उठ रही है तो बॉलर क्या करेगा बेचारा। अनवर अली का अशर आपने देख लिया कि उसको पीएसएल का दूसरा महंगा ओवर कराना पड़ा और 4 ओवर में उसको 66 रन देने पड़े, आखिरी ओवर में उसको 24 रन की पिटाई हुई। तो मतलब ये देखिए बॉलर तो कभी भी कोशिश नहीं करेगा ना कि उसको रन पड़े या उसकी पिटाई हो, लेकिन जब विकेट के ऊपर दम ही ना हो तो क्या कर सकता है इंसान। तो यही हाल आपने देखा जब मुल्तान की तरफ से जो रोशन ने जिस तरह से बैटिंग की है, तो वो तो लग रहा था कि फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट तो खेलते हुए मुझे नजर ही नहीं आया। वो जिस तरह से उन्होंने 121 रन की इनिंग खेली है, ये बहुत शानदार इनिंग खेली है और हर बॉल के ऊपर स्ट्रोक खेला है। इसीलिए उन्होंने 12 चौके और 8 कितने बड़े हाईएस्ट लेवल के जो छक्के लगाए। तो मैं समझता हूँ कि वो तो विकेट का सारा वो जाता है मामला कि बॉलर्स क्या करेगा बेचारा, लाइन लेंथ को कैसे कंट्रोल करेगा, यॉर्कर भी मारने की कोशिश करेगा तो कितना जब गेंद विकेट पर से उठेगी नहीं और इस तरह की विकेट होगी। तो बहरहाल आइंदा इनको सोचना चाहिए कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो ना विकेट को ऐसा बनाए जो सपोर्टिंग हो, जो न सिर्फ बैटर बल्कि बॉलर को भी सपोर्ट करे। बिल्कुल सही कहा सर, बॉलर जाहिर बात है वो भी मैच का हिस्सा होता है, स्पिनर भी मैच का हिस्सा होता है, उनको थोड़ी भी सपोर्ट नहीं मिलेगी और पैराडाइज सिर्फ बैटिंग की होगी तो फिर रिजल्ट भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, बॉलर्स आपको कम नज़र आएंगे। लेकिन बैटिंग की तारीफ जहाँ तक आपने रायल रोसिफ की, तो वहाँ पे हम साइम अयूब की भी 58 रन की इनिंग देखते हैं, बाबर आजम के भी 73 रन देखते हैं, फिर टॉम कॉयलर, केड मोर के भी हमने 38 रन देखे। तो पेशावर ने भी बैटिंग में कमाल किया है अगेंस्ट मुल्तान के बॉलर्स के। मुजाहिद बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हुआ ये कि मैच क्योंकि इतना एक्साइटेड हो गया था कि रोशन ने जिस तरह से इनिंग खेली, 51 गेंदों पर उसने 121 रन की जिस तरह से शानदार इनिंग खेली, तो उससे पेशावर ने जो 6 विकेटों में 242 रन बनाए थे, जिसमें अगर हम साइम की बात करें तो उसने जिस तरह से 33 गेंदों पर 58 रन के स्कोर किए, वो बहुत डिसेंट स्टाइल में थे और उसके स्ट्रोक्स इतने शानदार थे कि बेहतरीन अंदाज में उसने बैटिंग की। साइम को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उसने प्रीवियस मैच में भी शानदार बैटिंग की थी और इस मरतबा भी। लेकिन ये जाहिर है कि जब नए बैटर सामने आते हैं तो पुराने बैटर छुप जाते हैं। तो साइम की बेहतरीन इनिंग जो है ना, मैं समझता हूँ कि रोसो की बैटिंग के पीछे छुप गई। अच्छा सर, कप्तानी के हवाले से थोड़ा बता दें, बाबर आजम की क़यादत और उसके साथ मोहम्मद रिजवान की क़यादत कंपेयर करें, दोनों इतने अरसे से साथ खेल रहे हैं, एक वाइस कप्तान रहा है, एक कप्तान रहा है, लेकिन कल के मैच में हमने डोमिनेट होते हुए देखा है मोहम्मद रिजवान को। तो क़यादत का भी बड़ा फ़र्क होता है, इतना बड़ा स्कोर आप कंटेन ना कर सकें तो कप्तान के क्रेडिट पे ये चीज़ नहीं जाती। तो कल कप्तान आउट ऑफ कलर नजर आया आपको बाबर आजम? बाबर आजम का कल भी जैसे आपने मुझसे बात की थी तो मैंने आपको कहा था बाबर आजम एज ए कैप्टन जो है ना वो अपने परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उसकी वजह से उनकी इंडिविजुअल जो है परफॉर्मेंस वो भी डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बाबर को बेहतर तरीका तो यही है कि वो अपने हालात का तकाजा समझते हुए, जबकि उसके खिलाफ एक लॉबिंग भी काम कर रही है, लॉबिंग मखसूस अंदाज में उसके अगेंस्ट जा रही है, तो जिससे उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा मैं समझता हूँ। तो बाबर को मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीका यही है कि खुद को जो है कायदत से दस्तबरदार होकर जो है एज ए बैटर जो है ना अपने आप पर फोकस करना होगा। जितना भी उसका करियर रह गया है, अगर एज ए बैटर वो परफॉर्म करके जितने स्ट्रोक्स बना वो अपने रिकॉर्ड्स बना चुका है, मजीद रिकॉर्ड बना ले तो वो उसके लिए सूदमंद होगा। रिजवान की बात की, रिजवान के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त टीम वर्क की बात करें तो उसकी टीम जो है जाहिर है कि एक मुख्तलिफ अंदाज में सामने आई है। तो हमारा फोकस जाहिर है कि अब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज है, तो जैसा कि बातें सुनने में आ रही हैं कि बाबर आजम को रेस्ट दिया जाएगा। आप ये मुझे बता दीजिए कि जब पेशावर की जानिब से खेलते हुए बाबर ने जो है 39 बॉल पर 73 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 9 चौके और 2 बुलंद छक्के भी शामिल थे। तो उसके बाद आप रेस्ट देने की बात करते हैं तो रेस्ट तो उसको दिया जाता है ना, जो प्लेयर परफॉर्म ना कर रहा हो तो कभी उसको रेस्ट दे रहे हैं हम आपको। तो बाबर तो परफॉर्म कर रहा है तो उसको रेस्ट देने की क्या है। हाँ, आप ये कर सकते हैं एज ए कैप्टन उसको आप कहेंगे यार टेक योर टाइम और एज ए बैटर वो पार्ट होना चाहिए, मैं समझता हूँ जी। अच्छा सर, आप ये नहीं समझते हैं कि इनको रेस्ट देने का मतलब ये भी है कि बेंच पे आपने दूसरे प्लेयर्स को भी ट्राई करना है, उनकी परफॉर्मेंस भी चेक करनी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको रेस्ट दे के आप दूसरे प्लेयर्स को चेक करें, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है? नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल होगा। बाबर जैसा सीनियर प्लेयर है या रिजवान है, रिजवान की तरफ से तो आ गया कि आई एम फिट, आई एम ट्राइंग टू प्ले और रेडी टू प्ले। तो रिजवान ने तो कुल्लम गुल्ला कह दिया कि भाई मैं अफगानिस्तान के लिए अवेलेबल होऊंगा। बाबर के ऊपर प्रेशर जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हिमाकत करेंगे ठीक है। अगर साइम टैलेंट मौजूद है, लेकिन क्या बाबर को हटा के साइम को लेकर आएंगे? अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि बाबर के फ्यूचर से खेलने के
मुतरादिफ होगा। बाबर जिस तरह का टैलेंट है, जिस तरह का पोटेंशियल है, उसने पाकिस्तान के लिए आगे चल के बहुत सी खदमात अंजाम देनी है, बहुत ही रिकॉर्ड्स ब्रेक करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाबर के साथ जो है इस तरह की अगर कोई हरकत की गई, उसको रेस्ट देने की कोशिश की गई, तो उसके ऊपर नफ्सियाती असर पड़ेगा, जिसका जो है नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ेगा। थैंक यू सो मच जुबैर नज़ीर साहब, आपने अपनी कीमती राय से नाज़रीन को बताया और हमें भी आपने बताया। सुलेमान साहब, जिस तरह से जुबैर नज़ीर साहब ने कहा कि अगर बाबर आजम को साइडलाइन करते हैं, शहनशाह अफरीदी को कप्तान करते हैं, उसको टीम के साथ नहीं रखते हैं, तो ये बाबर आजम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो फिर उनको रेस्ट देने का कोई सबब नहीं बनता। अगर वो आउट ऑफ फॉर्म होते तो फिर कह सकते हैं कि आप उसको रेस्ट दें, कि थोड़ा आराम करे, फिर वो कम बैक करे। तो आप समझते हैं कि परफॉर्मेंस देते हुए भी अगर उसको टीम से साइडलाइन कर दिया जाए तो ऐसा मुमकिन नज़र आ रहा है आपको? अगर टीम से आप साइडलाइन कर रहे हैं, उसका रीज़न बताएं। हाँ, क्या सही कह रहे हैं, कि जिससे बाबर आजम को फ़ायदा हो। लेकिन बाबर, जैसे जुबैर साहब ने फरमाया कि भाई बाबर आजम फॉर्म में है और उसको ना खिलाना या कप्तानी से हटाना, ये पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती है और बाबर आजम के साथ भी ज़्यादती है। ठीक है। और बाकी कप्तानी देखें, परफॉर्म हर शख्स परफॉर्म करना चाहता है, लेकिन हर 11 प्लेयर है, 11 प्लेयर कप्तान क्यों नहीं बनते? बिल्कुल से एक ही कप्तान बनता है। उसका रीज़न ये कि वो एक प्लेयर में ऐसी सलाहियत होती है जिसको पता है कि मैंने अपनी टीम को मुश्किल से कैसे निकालना है और मैंने अपनी टीम को लेकर कैसे चलना है। सही। शहनशाह अफरीदी अपने आप को तो लेकर चल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम को लेकर चलना उनके लिए यानी यूँ समझे कि वो बड़ा मुश्किल होगा, बहुत बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक बात सलमान साहब, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा कि जितने भी कप्तान बने हैं, तो पहली दफ़ा जो भी कप्तान बनता है तो फिर उनको टाइम लगता है उतनी अच्छी पोजीशन में पहुंचने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि शहनशाह अफरीदी अगर आते हैं तो थोड़ा टाइम तो लेंगे वो भी बेहतर होने में। देखें, आप जब एक कप्तान बनाते हैं और एक नायब कप्तान बनाते हैं ना, सही है। जब कप्तान नहीं होता तो फिर नायब कप्तान जगह लेता है। शहनशाह अफरीदी तो नायब कप्तान तो नहीं बने, सही है ना। मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी मैंने बात की थी, शादाब नायब कप्तान थे। सही है। तो आप शादाब को नायब कप्तान बनाएं। लेकिन हमारे यहाँ तो अजीब व गरीब फैसले होते हैं, जैसे हम देखा कि रिजवान उतर आए, कप्तानी कर रहे थे, सरफराज नायब कप्तान थे, टेस्ट सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो वो 12th मैन थे और 12th मैन होके अगर आके कप्तानी कर रहे हैं, तो ऐसे अजीब व गरीब फैसले तो हमने देखे हैं। उसका मतलब है कि आपके पास नॉलेज की कमी है। टीम मैनेजमेंट के पास। टीम में आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा रूल अप्लाई होता है, किस प्लेयर का क्या काम है, किसका क्या डोमेन है, ठीक है ना। अगर आप समझते हैं कि भाई शहनशाह अफरीदी कंप्लीट है और आप ये भी समझते हैं कि भाई इस सीरीज़ की जो शिकस्त की जिम्मेदारी है आप भी लेंगे जिन्होंने मुंतखब किया है, फिर चाहिए कि वो सब रिज़ाइन करें। कि भाई फिर उन सब में ये सलाहियत नहीं है कि पाकिस्तानी टीम को बेहतर करें या मुस्तकबिल अच्छा करें, फिर पाकिस्तान की शिकस्त की जिम्मेदारी भी ले और उस ओहदे को छोड़ दें। आप एल नहीं है फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज का मैच बड़ा क्रूशल है। नो डाउट तीनों टीमें तो आगे निकल गई हैं। लाहौर कलंदर 14 पॉइंट के साथ टॉप पे है, 12 पॉइंट के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड है, 10 पॉइंट के साथ मुल्तान सुल्तान है। तो ये तीनों टीमें हमें क्वालिफाई करते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा टीमों का कंपटीशन नज़र आ रहा है वो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के सामने है। कोयटा और पेशावर ज़ल्मी 9 मैच खेल चुके हैं दोनों के, यानी पेशावर ज़ल्मी ने 4 जीते हैं, 5 हारे हैं, उसमें से 8 पॉइंट हैं। कोयटा ने 3 जीते हैं, 6 हारे हैं, उसके 6 पॉइंट हैं। अगर कोयटा आज मुल्तान के खिलाफ मैच जीत जाता है तो उसके भी 8 पॉइंट हो गए। और पेशावर ज़ल्मी आप समझते हैं अगर अगला मैच वो हार जाए और कोयटा बड़े मार्जिन से मैच जीत जाए तो फिर फैसला रन रेट होगा। तो कोयटा के लिए आज का मैच मुल्तान सुल्तान जो कंप्लीट फॉर्म में टीम है उसको हराना कितना मुश्किल होगा, क्या करना होगा, क्या प्लानिंग करनी होगी? कोयटा ने अगर अपने जो शाकीन क्रिकेट है उनके साथ अगर इंसाफ करना है तो आज वो ऐसी क्रिकेट खेलें जो उन्होंने पहले ना खेली है, न खेले। अब रियाज साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाजुद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच सर, बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सुलेमान साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, आपके पास भी टाइम कम है, लेकिन मैं चाहूँगा कल का जो मैच था इतना बड़ा स्कोर टीम स्कोर कर जाती है और वो स्कोर चेस हो जाता है, तो क्रेडिट किसको देंगे? बैटिंग को देंगे या विकेट को देंगे या बॉलर्स की खराब कारकर्दगी को देंगे? किसको क्रेडिट देंगे इतना बड़ा टारगेट चेस करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुजाहिद सोलंकी साहब। बात यह है कि देखिए बंदी की विकेट तो दुनिया क्रिकेट में मशहूर हो गई। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी 22-24 साल के बाद पाकिस्तान और दुनिया भर में उस विकेट का डंका बजा था कि ये फ्लैट विकेट है और यहाँ पे रन के अनवार लग गए थे। सही। तो इसमें तो कोई शक नहीं। देखें T20 क्रिकेट में तो आपको इसी तरह की मतलब कमोबेश विकेट होनी चाहिए और ये एंटरटेनमेंट के लिए भी होती है। और आप सर बॉलर्स के लिए भी तो थोड़ी एंटरटेनमेंट रखें ना, फास्ट बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए भी तो एंटरटेनमेंट रखें थोड़ी।
हाँ नहीं, फास्ट बॉलर की तो मुश्किल होती है, लेकिन जो आपके शायकीन आते हैं ना, जैसे स्टेडियम भरते हैं, तो मैं ये समझता हूँ इसमें विकेट का भी कमाल था, और खासतौर पे मतलब जो बैट्समैन है, नो डाउट उन्होंने जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आप ये देखें कि मतलब जाहिर है पेशावर जल्दी जो है वो जीत गई थी, मतलब टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग सेलेक्ट की, लेकिन बाबर आजम ने रन बनाए, उनसे तो हमेशा मतलब ये बात आती है कि वो रन रेट जो है उनका वो नहीं होता जो कि होना चाहिए। अब आप देखें रैली रोसो ने 151 गेंदों पे कितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बनाए, पोलार्ड ने 52 बनाए, जबकि अनवर अली 24। मैं समझता हूँ अनवर अली के रन जो थे ना उनकी जीत का सबब बने, वो के मतलब इसमें काम तो सारा रैली रोसो ने किया था। और आप ये देखें कि मैं ये समझता हूँ कि दोनों तरफ के बैट्समैनों का ये कमाल था, और इस मतलब मैच के जरिए इससे पहले भी बड़े अच्छे मैचेस हुए हैं जो मतलब फोटो फिनिश हुए हैं, लेकिन आप ये देखें कि इस तरह की क्रिकेट जो होती है ना वो शायकीन के लिए बड़ी दिलचस्पी का बाइस बनती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग कल स्टेडियम में मौजूद थे और जो करोड़ों नाज़रीन इस मैच को टीवी पे देख रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शानदार क्रिकेट देखी, और ऐसे मौके जो हैं क्रिकेट मैचेस में के दौरान बहुत कम आते हैं कि इतने अच्छे मैचेस हो। मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों के लिए विकेट एक ही थी, दोनों टीमों के जो बॉलर थे उन्होंने भी कमाल किया, लेकिन थोड़ा सा फील्डिंग आप ये देखें कि उसमें दोनों टीमों की तरफ से फंबल हुए, और यकीनन जो टीम परफेक्ट होती है, जो ज्यादा अच्छे बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ खेलती है, और इसमें कमाल होता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना प्लेयर्स उठाएं, कि जिस वक्त मतलब ये कि जो आप समझते हैं कि आपकी पोजीशन खराब हो रही है, अगर आप उस वक्त कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करेंगे और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे और अपनी तवानाइयों को यकजा करेंगे, फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और अपने आसाब पर काबू रखेंगे, तो वो टीम जो है यकीनन जीत के करीब होती है। ऐसे ही आपने देखा कि ऐसे ही हुआ कि मुल्तान सुल्तान ने, मैं समझता हूँ कि टारगेट बहुत लंबा था, लेकिन उन्होंने शुरू से जो है रन रेट इतने अच्छे रखे कि उनको आगे जाके ऐसा कोई दुश्वारी नहीं हुई। एक मौके पे लगता था, लेकिन अनवर अली ने जो मतलब कमाल कर दिया, जो उन्होंने मतलब कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया और 8 गेंदों पे 24 रन बनाए। और फिर आप ये देखें कि उन्होंने 4 मतलब जितने भी और लेकिन 66 रन दिए, लेकिन ये बहरहाल ये कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। और आप ये समझते हैं कि अब मैं जो ये मतलब अब तो 3 टीमें डिसाइड हो जाएंगी आज के बाद, और एक टीम रह जाएगी कोयटा और पेशावर में से देखा जाएगा कौन सी टीम आए। सर तो मेरा सवाल बिल्कुल आपके साथ यही था कि आज का जो मैच है, मुल्तान इन्फॉर्म टीम है, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कल भी परफॉर्म किया, और कोयटा बिल्कुल ले डाउन है, लेकिन आखिरी मैच वो जीत के थोड़ी सी उनकी उम्मीद जो है होप पैदा हो गई है। आज का मैच कितना अहमियत वाला समझते हैं कोयटा के लिए, क्योंकि अगर कोयटा यहाँ पे हार जाता है तो फिर उसका सफ़र ख़त्म हो जाएगा? मुजाहिद भाई देखें, कोयटा के लिए तो डू और डाई वाला मसला है जी। उनके पास मतलब ये कि अब कुछ बचा नहीं है खोने के लिए, तो उनको तो मैं समझता हूँ कि ऑल आउट जाना पड़ेगा, आसाब पे काबू रखना होगा उनको। देखें T20 क्रिकेट में वेरिएशन बड़ी होती है ना, एक लम्हे में किसी एक टीम के हक में चला जाता है, दूसरे लम्हे में दूसरी टीम के हक में चला जाता है, और ये वो लम्हा होता है जब प्लेयर्स को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो हालिया 1-2 मैचेस जीते हैं, तो वैसे तो देखें इनकी किस्मत भी खराब थी कि मतलब ये बहुत ही क्लोज मार्जिन से हारे हैं, इनको जीतना चाहिए था, कराची की भी यही सिचुएशन थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज इनको ऑल आउट जाना होगा, और कोयटा को जो है मैं समझता हूँ कि एक अच्छी फतह हासिल करनी होगी, इसलिए कि देखें उनका जो मतलब उसमें प्ले ऑफ में जाने का दारोमदार है, वो तो आज अपने एक मैच से, और फिर उन्हें ये भी साबित करना है कि वो इतनी बुरी टीम नहीं है, अच्छी टीम है। अगर आज का मैच जीत जाते हैं उनकी रैप हो जाए वापस आ जाएगी, लेकिन कल किस्मत पे डिपेंड होगा कि पेशावर जश्नी जो है वो शिकस्त का शिकार होती है नहीं होती। तो ये अगर और मगर की बेसाखियों पे होगा उनका वहाँ पे आना, लेकिन कोयटा के लिए ये बड़ा मैच होगा। बड़ी मेहरबानी रियाजुद्दीन साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर कोयटा के लिए बड़ा अहम मैच होगा, और कोयटा की जब हम बात करते हैं तो कप्तान का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सरफराज लास्ट मैच में अनफिट थे, नहीं खेले, नवाज़ कप्तान थे, मैच जीत गए। आज क्या समझते हैं, सरफराज अगर नहीं होगा तो अंडर प्रेशर नवाज नहीं होंगे, या सरफराज के होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, अगर इंजरी है तो फिर तो बाहर है, अगर इंजरी नहीं है और फिर नहीं खिला रहे हैं तो फिर जो है चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। सही है। और अगर जाहिर है अगर सरफराज भी होंगे, उसकी भी यही कोशिश होगी, नवाज़ होगी, उसकी भी यही कोशिश होगी कि हम फतह हासिल करें और फाइनल तक अब टॉप 4 में अपनी जगह बनाए। सर वैसे बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमें जो बॉलिंग नज़र आती है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, उसमें तो नवाज़ भी है, हसनैन भी है, हफीज़ भी हैं, नसीम शाह भी है, तो बॉलिंग जो स्ट्रेंथ है उनकी
वो बड़ी ज़बरदस्त है। बैटिंग में जेसन रॉय आ गया, उसके साथ हफीज़ आ गया, उसके साथ नवाज़ आ गया, इफ्तिखार आ गया, मार्टिन गुप्टिल आ गया। तो बैटिंग और बॉलिंग में बड़ी साउंड नज़र आ रही है कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम। लेकिन मुल्तान सुल्तान इन फॉर्म है। मुल्तान सुल्तान के जो बैट्समैन हैं, खासकर रायल और रोसिफ है, कैरन पोलार्ड, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, दोनों टीमें बैटिंग लाइन पर बड़ी सख्त नज़र आती हैं। किसको फेवरेट समझते हैं? देखिए सफ़े तो दोनों तरफ बराबर किए हैं। हाँ, अब ये कि जैसे कोयटा के जो बॉलर्स हैं, अगर वो लाइन और लेंथ के साथ और बड़े दिल के साथ बॉल करें, है ना, तो वो मुल्तान सुल्तान को बैक फुट पे ले जा सकते हैं। आपने कहा कि मुल्तान सुल्तान के पास रिजवान है, शान मसूद है। मैं तो कहता हूँ शान मसूद को आप माइनस करें, ठीक है ना। अगर मुल्तान सुल्तान ने अगर फतह हासिल करनी है तो शान मसूद को साइड पे कर दें। अच्छा, हाँ, लेकिन लास्ट मैच में उसने 75 किए थे, उन्होंने बड़ा जिसने भी जबरदस्त किया था, अगर देखें तो बहुत सारी बॉलें वो पैट से ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है ना, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। सही है। तो ये मेरी राय है। अगर आपकी राय है, लेकिन मेरी राय ये है कि कुछ भी हो जाए शान मसूद टीम का हिस्सा ही रहेंगे। वो आपकी मर्जी है। देखते हैं जैसे पाकिस्तान की टीम में आप कहते हैं कि भाई जो चाहते हैं वो होता है, ऐसा ही है। तो ठीक है, हाँ, सबको नजर आ रहा है, फिर गिला ना किया करें कि पाकिस्तान क्यों हारा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। लेकिन बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना, जैसे हमने एक प्रोग्राम में कोट भी किया था, शायद आफरीदी खान से किसी ने सवाल किया कि कोई ऐसा प्लेयर बताएं जो सबसे ज़्यादा सिफारशी हो लेकिन वो प्लेयर अच्छा बन गया हो। तो उसने कहा था सबसे ज़्यादा बड़ा सिफारशी शान मसूद है, लेकिन वो प्लेयर अच्छा बन गया। तो नो डाउट आप समझ गाते गाते बंदा गवैया बन ही जाता है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ उसको बैटिंग भी आ जाती है, बॉलिंग भी आ जाती है। शुरुआत अगर देखते हैं हर प्लेयर की यही होती है, लेकिन टास का बड़ा किरदार रहा है। जैसे लास्ट मैच में हमने देखा, टास जीत के पहले बैटिंग की और 242 रन कर गई पेशावर ज़ल्मी की टीम। तो आज भी आप समझते हैं विकेट का भी वैसा ही हुआ, टॉस जीत के जो टीम खेलेगी पहले बैटिंग करेगी या फील्डिंग करेगी? मेरे ख्याल है टॉस जीत के पहले जो है ना बॉलिंग करनी चाहिए। बॉलिंग करनी चाहिए, उसको चेस करना होगा। हाँ, ताकि उसको पता हो कि मुझे कितने रन बनाने। तो सारी बात है, अंडर प्रेशर आ जाएगी दूसरी टीम। अगर अंडर प्रेशर नहीं आएगी, उसको उसकी कोशिश ये भी दोगी ना कम से कम रोके। लेकिन कोयटे की बॉलिंग को देखें तो कोयटे की बॉलिंग में और पेशावर की बॉलिंग में फ़र्क है। 15-20 रन कम कर दें, अगर हाईएस्ट स्कोर बनेगा 210 220 बनेगा आज तो मुल्तान के साथ। हाँ, और मैं कह रहा हूँ अगर आज कोयटे ने इंसाफ करना है और इफ्तिखार को चाहिए कि जो दाग उस पर लगे हुए ना, आज अगर वो धो सकता है तो धो ले। आखिरी चांस है उसको मौका भी मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन पॉइंट्स टेबल पर अगर नज़र डालते हैं तो लाहौर कलंदर 9 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 2 हारे हैं, 14 पॉइंट्स हैं उसके, वो तो क्वालिफाई कर गया है। उसके बाद लाहौर कलंदर 9 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 3 हारे हैं, 12 पॉइंट, वो भी क्वालिफाई कर चुका है। मुल्तान सुल्तान 9 मैचेस में से 5 जीते हैं, 4 हारे हैं, 10 पॉइंट, वो भी क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन आज का मैच जो है वो सिर्फ कोयटा के लिए बड़ी अहमियत रखता है। अगर कोयटा बड़े मार्जिन से जीतता है तो उसके 8 पॉइंट होंगे और एवरेज भी अच्छी होगी। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी अपना दूसरा मैच अगर जो आखिरी रहता है वो अगर हार जाए तो फिर 8-8 पॉइंट होंगे, फिर एवरेज का सारा चक्कर होगा। अगर मगर का कॉन्सेप्ट फिर वही होगा। वो मैच मुल्तान इस्लामाबाद के लिए भी बड़ा अहम होगा, दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए। नहीं, लेकिन अगर क्वालिफाई कर देते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है कि आपने 1 पे, 2 पे, 3 पे खेल तो सबके साथ आपने लिया है, 10-10 मैचेस हैं। लेकिन उसके बाद आपको कंडीशन का पता चल जाएगा कि हम क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर स्ट्रेटजी चेंज होगी, प्लानिंग चेंज होगी। तो उस हवाले से सारी चीज़ें खुल के सामने आएगी। और बैटिंग और बॉलिंग की परफॉर्मेंस भी हम अपने नाज़रीन को बताते आते हैं कि ओवरऑल अगर बैटिंग की बात करें तो मोहम्मद रिजवान इस वक्त भी 228 रन बना के टॉप पे हैं 9 मैचेस में। उसके बाद बाबर आजम एकदम से 416 के बाद तीसरे नंबर पे आ गए 9 मैचेस में। रायल रोसिफ ने 8 मैचेस खेले हैं, उन्होंने 373 रन बनाए, वो तीसरे नंबर पे हैं। फ़खर जमा जो है वो 365 रन बना चुके हैं 9 मैचेस में, वो चौथे पे हैं। और 359 रन बनाए इमाद वसी ने, जो इवेंट से बाहर हो चुका है। बॉलिंग की बात करें तो इस वक्त भी एहसानुल्लाह टॉप पे बॉलिंग साइड में 18 विकेटें ली उन्होंने 9 मैचेस में। अब्बास आफरीदी ज़रा जल्दी कोई का गए, 17 विकेटें लेने में कामयाब हो गए हैं 8 मैचेस में। और 15 विकेटें हैं राशिद खान की 7 मैचेस में। तो राशिद ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है ओवरऑल। तो आखिरी सवाल, प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, कि आज का जो मैच है उसमें आप कोयटा को फेवरेट समझते हैं या मुल्तान सुल्तान को? क्योंकि मैं मुल्तान सुल्तान को फेवरेट समझता हूँ कोयटा के अगेंस्ट। मैं कोयटा के गम में शरीक हूँ। गम में शरीक, लेकिन आप गम में इसलिए शरीक हूँ ताकि वो मैच जीते। तो आपकी फेवरेट कोयटा है, मेरी मुल्तान सुल्तान। देखें जी, क्रिकेट है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, कोई भी टीम जीत सकती है। लेकिन आप अपना ओपिनियन देते हैं कि जिस टीम की परफॉर्मेंस है, जिस तरह से खेल रहे हैं, वो चीज़ें देख के हम अपना तजिया करते हैं। थैंक यू सो मच सलमान साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, असांजे अॼु जे हिन पाकिस्तान सुपर लीग 8 एडिशन जे अपडेट करण वारे सिलसिले जे हवाले सां जेको प्रोग्राम हुयो, उमेद आहे तव्हांखे इहो प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो। ऐं सुभाणे मैचिस जेके आहिनि से उहे 2 आहिनि, उनखां पोइ
ॿ ॾींहं रेस्ट आहिनि त असांजी कोशिशि हूंदी त ईंदड़ मैचिस जे हवाले सां बि तव्हांखे मुकमल तौर ते अपडेट कयूं ऐं जेके प्ले ऑफ मरहले जूं मैचिस आहिनि उहे त यकीनन तव्हांखे असां बिल्कुलु हर लिहाज़ खां अपडेट कंदासीं मुकमल तरह सां। असांखे ॾींदा इजाज़त वरी ॿिए प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान मुजाहिद सोलंकी खे अल्लाह वाहिगुरु।